नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। और ये मॉडल पेपर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर ऑलरेडी ही अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने भी उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ जाकर के उन मॉडल पेपर को विजिट कर सकते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि इस मॉडल पेपर में जेके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, संविधान और राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब पर आधारित ये मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इससे पहुंचता रहेगा। और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहले क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या के बारे में सही कथन है। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो यही अपन को देखना है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या प्रारंभ, जो जनगणना प्रारंभ है 1872 में हो चुकी थी राजस्थान में, और वह अव्यवस्थित और अनियमित थी। अगला कथन है दोस्तों, राजस्थान में जनगणना का अग्रज मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है। भारत की जनसंख्या का 4.67 है, यानी राजस्थान की जो जनगणना, जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 4.67 है। तो दोस्तों, इन 4 कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें से ये 3 कथन एकदम सत्य है और अंतिम जो कथन है वो इसका गलत आंसर है। तो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों? तो ये है 5.67। कितना दोस्तों? 5.67 है। तो इसमें से ए, बी, सी ये सही कथन है और ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। तो कितना होगा दोस्तों? ये भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? राजस्थान की जनसंख्या 5.67। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सत्य है, यानी राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.1% है, शहरी जनसंख्या 24.9% है, अनुसूचित जाति 17.83% है, अनुसूचित जनजाति 13.48% है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये जो सभी आंसर है ये इसके सत्य है। कौन से दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी ये सभी सत्य है। यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 75.1% है। शहरी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 24.9% है। अनुसूचित जाति कितनी है दोस्तों? ये 17.83 है। और अनुसूचित जनजाति कितनी है दोस्तों? ये 13.48 है। तो यानी ये सभी की जो ऑप्शन है ये सभी सही है, यानी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की सर्वाधिक लंबाई वाले जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, अवरोही क्रम बताना है। किसका बताना है? राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है राजस्थान में, तो उनका अवरोही क्रम बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। कौन सा दोस्तों? बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, ये इसका सही आंसर है। तो राजस्थान में NH हाईवे सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से जिले में है? बाड़मेर में। तो कितनी है दोस्तों? ये है 873 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 873 किलोमीटर। और इसके बाद में बीकानेर की है 866 किलोमीटर और जैसलमेर की है दोस्तों 770 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए, इसमें 873 सबसे ज़्यादा बाड़मेर की है, फिर 866 बीकानेर की है और 770 किसकी है दोस्तों? जैसलमेर की। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे DMEW, यानी इसका शॉर्ट नाम है, राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरता है? राजस्थान के किन जिलों से होकर के दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर, दौसा, स्वाईमाधोपुर, बूंदी और कोटा। तो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अलवर, दौसा, स्वाईमाधोपुर, बूंदी और कोटा से होकर के ये गुजरता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के औसत तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी?
जो 2024 की रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के औसत तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कौन सा होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर बी 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है दोस्तों। इसमें से देखिए दोस्तों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2006 में हुई थी, क्या ये सत्य है? तो दोस्तों ये इसका सत्य आंसर है। आपदा मित्र योजना बाढ़ में सहायता के लिए होती है, तो दोस्तों ये योजना भी एकदम सही है। ये किसके लिए? बाढ़ में सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला ऑप्शन है दोस्तों, राजस्थान क्लाइमेट एक्शन प्लान जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखता है, तो ये भी इसका सही है। नेक्स्ट कथन दोस्तों, जलवायु स्मार्ट कृषि का उद्देश्य सिंचाई के विस्तार हेतु है, तो दोस्तों ये इसका गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि जलवायु स्मार्ट कृषि का उद्देश्य सिंचाई के विस्तार के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए दोस्तों? तो ये है अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा से निपटने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अनियमित वर्षा से निपटने के लिए जलवायु संतुलन बनाए रखने का इसका उद्देश्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 2024-25 में शुरू की गई कौन सी वृहद सिंचाई परियोजना नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ पर वृहद सिंचाई परियोजना नहीं है। कौन से वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों? 2025, 24 और 25 में। तो कौन सी वृहद योजना नहीं है? तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना ये शुरू की गई थी। यानी कुल मिला के 7 परियोजनाएं, वृहद परियोजनाएं कितनी शुरू की गई थी? 7 शुरू की गई थी। इन 7 में से 3 का तो नाम यहाँ पर है और 1 का नाम इनमें से नहीं है। तो देखिए दोस्तों कौन सी है वो? दूसरा ऑप्शन है परवन सिंचाई परियोजना, तो ये भी शुरू की गई थी। तीसरा है धौलपुर सिंचाई परियोजना, ये भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है गरदड़ा सिंचाई परियोजना, दोस्तों ये शुरू नहीं की गई थी। यानी ये 2024-25 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वृहद नहीं है, ये मध्यम है। कौन सी दोस्तों? ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। कौन सी दोस्तों? ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गरदड़ा सिंचाई परियोजना वृहद नहीं बल्कि ये मध्यम वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी ए, बी और सी ये तीनों ही क्या है दोस्तों? वृहद सिंचाई परियोजनाएं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखिए, सम्मिलित करना है, यानी इस सूची के साथ में सम्मिलित करना है। तो देखिए, जयसमंद झील कहाँ है दोस्तों? तो ये है उदयपुर में। फिर सांबर झील कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है। डीडवाना झील है दोस्तों नागौर में, और पंचपदरा झील है दोस्तों बाड़मेर में। यानी इसका तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा, तो इसमें कूट इसका देखना है दोस्तों, तीसरा, चौथा और पहला और दूसरा। तो इसमें का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यानी तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो देखिए दोस्तों ये कूट इसका सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है। यानी बंगाल की जो खाड़ी है इसके अफवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नदी है? देखिए दोस्तों, जखम, चंबल, माही, साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, चंबल नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किले से संबंधित ये क्वेश्चन है, यानी पर्यटन में से ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, जगड़ किला कहाँ स्थित है? जगड़ किला कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई को इसमें पूछिए। तो जगड़ किला कहाँ दोस्तों? तो ये जयपुर में है। यानी इन 4 ऑप्शन में जयपुर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 648 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, सबसे छोटे भौतिक प्रदेश की बात की गई है दोस्तों। तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा दोस्तों? सब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो 4 भौतिक प्रदेशों में से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जग मंदिर महल का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ कराया था? यानी इसका जो निर्माण है जग मंदिर महल का, तो किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा करण सिंह। कौन सा होगा दोस्तों? महाराणा करण सिंह, जिसने जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी किस जिले में पड़ती है? राजस्थान में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे कौन से
जिले में पड़ती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। कौन सा होगा दोस्तों? बांसवाड़ा। और ये कर्क रेखा के निकट होने के कारण इस पर सीधी रेखा पड़ती है। कौन सी रेखा के दोस्तों? तो कर्क रेखा के। तो कर्क रेखा के ये निकट है, तो इसकी सीधी किरणें कहां पर पड़ती है दोस्तों? बांसवाड़ा में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद में क्यों खारा हो जाता है? तो बालोतरा के बाद में लूनी नदी जो पानी है वो खारा हो जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है लवणता और मृदा के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन कौन सा जिला में होता है? यानी सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कोटा। कौन सा होगा दोस्तों? कोटा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र सम जलवायु वाला जिला। दोस्तों ये जलवायु वाले जो भूगोल का जो टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन या जलवायु से संबंधित जो टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चंस लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को ध्यान से देखना, क्योंकि इनसे ही आपकी मेरिट का निर्धारण होगा, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से। तो ये जो अपन सोच के जाते हैं कि हाँ इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो दोस्तों इनमें से क्वेश्चंस आने की भी अब की बार ज़्यादा संभावना है। इन छोटे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र सम जलवायु वाला जिला कौन सा है? एकमात्र सम जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। कौन सा होगा दोस्तों? उदयपुर। ये उदयपुर केवल एक ही जिला है जो सम जलवायु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश बताना है दोस्तों। तो कौन सा है जहाँ पे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में रहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी मैदान। कौन सा होगा दोस्तों? पूर्वी मैदान। जो जनसंख्या, कृषि, जल स्रोतों एवं संसाधनों की दृष्टि से क्या है दोस्तों? इस पर सर्वाधिक है। यहाँ पर इन सब की उपलब्धता सर्वाधिक है, इसलिए इसको जनसाधन युक्त कहा जाता है। क्या दोस्तों? इनको, इस प्रदेश को जनसाधन युक्त कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की दोहरी सीमा किन जिलों की लगती है? यानी मध्य प्रदेश के साथ में दोहरी सीमा बनाने वाले उन जिलों का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोटा और चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा दोस्तों? कोटा और चित्तौड़गढ़। इनकी जो सीमाएं है वह मध्य प्रदेश के साथ में कितनी बार लगती है? 2 बार ये लगती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान की आकृति पूछा है दोस्तों, तो किस प्रकार की आकृति है? तो पतंगाकार। कैसी है दोस्तों? पतंगाकार। तो पतंगाकार आकृति कौन से राज्य की है? तो दोस्तों वो है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए, निम्न चित्रकारों को उनके उपनामों से सम्मिलित कीजिए। उपनामों से सम्मिलित करना है दोस्तों, तो देखिए, गोवर्धन लाल बाबा। जो गोवर्धन लाल बाबा है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको, इनको जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 है, भिलो के चितेरे का नाम से। किस नाम से? भिलो के चितेरा। और राजस्थान धरती के चितेरा, राजस्थान धरती के चितेरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत। किनको दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत को। फिर है परमानंद चोयल। परमानंद चोयल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बेसो के चितेरा के नाम से। फिर है बालों के चितेरा, तो अनिल सेन। अनिल सेन बालों की चितेरा, है ना। तो देखिए दोस्तों, 4 3 2 1, तो कौन सा कोड सही होगा दोस्तों इसमें? तो देखिए, 4 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें केंद्रीय अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है? केंद्रीय अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, जाजम जाजम आजम छपाई के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? जाजम आजम छपाई के लिए तो प्रसिद्ध गांव कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकोला गांव चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा दोस्तों? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छोटा, जो राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुंडियास। कौन सा होगा दोस्तों? खुंडियास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वीर मेहाजी। वीर मेहाजी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इन 4 ऑप्शंस में से ये देखना है दोस्तों। तो देखिए, वीर मेहाजी का जन्म टापू गांव जोधपुर में हुआ था, तो ये इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है माता मायरदे इनकी माता का नाम है, ये भी सत्य है। मंदिर इनका बापणी फलोदी में है, तो ये भी सत्य है। बोपो की इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, तो ये भी इसका सत्य है। यानी ये चारों ही कथन इसके अंदर सत्य है। मिहाजी वीर मिहाजी के बारे में ये चार कथन इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ? सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में। कितने चरणों में दोस्तों? 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था। पहले माउंट आबू को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बाद में शेष सिरोही को इसमें मिला गया था। तो इसमें 2 चरणों में इसका विलय हुआ था और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण के तीसरे चरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन अपन को इसमें से देखना है। देखिए दोस्तों, उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू, क्या तीसरे चरण के जो उद्घाटनकर्ता है वो जवाहरलाल नेहरू थे? तो ये सत्य है। राजधानी जयपुर को बनाया गया था, तो ये भी सत्य है। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोठा थे, ये भी सत्य है। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा शाहपुरा के थे, तो ये भी इसके सत्य है। यानी ये चारों ही ऑप्शन इसमें सत्य है। तो कौन सा कोट इसमें सत्य होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सभी सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जोधपुर प्रजामंडल और नागरिक अधिकार रक्षा सभा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? जोधपुर प्रजामंडल और नागरिक अधिकार रक्षा सभा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। कब दोस्तों? 1937 में इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को उनके वर्ष से सम्मिलित कीजिए। यानी ये 4 घटनाएं दे रखी है दोस्तों आपको, तो इनको अपने ये जो 4 नीचे इनकी डेट दे रखी है, दिनांक दे रखी है, तो इनसे सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों, साधु प्यारेलाल हत्याकांड, साधु प्यारेलाल हत्याकांड ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 25 जून 1912 को, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है निमेज हत्याकांड। निमेज हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए निमेज हत्याकांड हुआ था 20 मार्च 1913 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसको ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए से, दूसरा मिलेगा ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है दोस्तों, फिर वर्तमान विद्यालय स्थापना, वर्तमान विद्यालय स्थापना हुई थी दोस्तों 1907 में। किसने की थी? अर्जुलाल सेठी ने, तो ये तीसरे से मिलेगा। फिर है वीर भारत सभा, तो 1910 में इसकी स्थापना की थी। सही कोट है दोस्तों ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी का राज्य कौन सा था दोस्तों इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अजमेर। अजमेर कौन से श्रेणी का राज्य था दोस्तों? सी श्रेणी का ये राज्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झीलों से संबंधित है। देखिए अमरसागर झील कहाँ है? अमरसागर झील कहाँ है? तो अमरसागर झील है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका किसने इसकी रचना की थी? यानी रसिक प्रिया टीका है जो गीत गोविंद पर लिखी गई थी, तो इसकी रचना किसने की थी? कुंभा ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साथियों, तो राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो कमांडर छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने महाराजा जसवंत सिंह के समक्ष कौन सा उपदेश दिया? महाराजा जसवंत सिंह के समक्ष दयानंद सरस्वती ने कौन सा उपदेश दिया था? तो दोस्तों वो था वेदों की ओर लौट चलो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत का नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन तो शायद सभी को आता है, टोंक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर किसके शासनकाल में आए थे? तो अभी पहले भी आ चुका था, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महोबा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परमार के बीच में ये लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा सही है दोस्तों? बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस शासक ने कराया था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन कौन से शासक ने कराया था दोस्तों साथियों? तो सवाई जयसिंह ने। कौन से ने? सवाई जयसिंह ने इसका
आयोजन कराया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है साथियों? तो वो है बीकानेर से। कौन सा दोस्तों? बीकानेर से इनका संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है शीतलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शीतलेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था वापक के द्वारा, और यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तस्वीरारों कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरारों कारखानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो चित्रकारी ओवरी। कौन से दोस्तों? चित्रकारी ओवरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदी के पोर्शन से अगले क्वेश्चन है। तो देखिए कुतुब मीनार शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कुतुब मीनार शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? तो कौन सा सर्वनाम आएगा? तो जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चा जोर से हंसा, इस वाक्य में हंसा, हंसा क्या है दोस्तों? कौन सी क्रिया है? तो यह है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसा। नेक्स्ट है साथियों, यह किताब 500 रुपए की है, यह किताब 500 रुपए की है। तो इस वाक्य में 500 का विशेषण कौन सा विशेषण होगा? 500 कौन सा विशेषण होगा दोस्तों? तो देखिए ये संख्यात्मक विशेषण तो है ही है, लेकिन यहाँ पर फिक्स संख्या बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, निश्चित संख्यात्मक विशेषण। नेक्स्ट है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर है कान। क्या है दोस्तों? कान। तो कान का तत्सम क्या होगा दोस्तों? कर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों? कर्ण। कर्ण यानी कान। दुग्ध, कार्य, मयूर, ये तीनों क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है भ्राता। भ्राता का सही तद्भव रूप क्या है? भ्राता यानी भाई। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सदा धन एव, किस संधि करने पर कौन सा शब्द आएगा? सदा धन एव संधि करने पर कौन सा आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सदैव आएगा। क्या आएगा? सदैव। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है निरोग। निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन रोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कौन सी संधि इसमें? विसर्ग संधि है ये। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आड़ी प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? आड़ी प्रत्यय है। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं दोस्तों? तो देखिए पंकज है, नीरज है, जलज है, पयोद नहीं है। कौन सा दोस्तों? पयोद नहीं है। तो पयोद किसका है दोस्तों? बादल का है। किसका है? बादल का। ये पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे है 51 में, उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है? उत्थान का सही विलोम शब्द बताना है दोस्तों। उत्थान को हो जाएगा पतन। क्या होगा दोस्तों? पतन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे है अगर मगर करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर मगर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी बहाना बनाना। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। एक पंथ यानी एक उपाय, और दो काज यानी दो कार्य सिद्ध करना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, सरकारी कार्यालयों में एक ही विषय पर अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? सरकारी कार्यालयों में एक ही विषय पर अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों परिपत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? परिपत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर बाई ओर क्या लिखा जाता है? जो कार्यालयी पत्र है उसमें बाई ओर क्या लिखा जाता है? तो 55 के अंदर इसका सही आंसर होगा दोस्तों पत्रांक। क्या होगा दोस्तों? पत्रांक यानी फाइल संख्या। क्या लिखा जाता है बाई ओर? फाइल संख्या इसमें लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माननीय महोदय या प्रिय महोदय जैसे संबोधनों का प्रयोग किस प्रकार के पत्रों में किया जाता है? माननीय महोदय या प्रिय महोदय, तो इस प्रकार के जो संबोधन शब्द है तो इनका प्रयोग कौन से पत्रों में किया जाता है? तो कौन से पत्रों में किया जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा औपचारिक पत्रों में। कौन सा दोस्तों? औपचारिक पत्रों में।
अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत शब्द से संज्ञा का कौन सा भेद है? जो भारत शब्द है तो इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है? देखिए साथियों, भारत, तो भारत में कौन सा होगा दोस्तों? इसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी पर्वत जो शब्द आया है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए, सेल है, बुदर है, गिरी है, कौन सा नहीं है दोस्तों? नीर नहीं है। नीर यानी क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। क्या दोस्तों? ये पानी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है? राजा, राजा का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आए हैं इंग्लिश के पोर्शन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? विमल वेंट टू अजमेर टू मीट हिज ब्रदर। विमल वेंट टू अजमेर टू मीट हिज ब्रदर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। डिड विमल गो टू अजमेर टू मीट हिज ब्रदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो ये जो वाक्य है ये किसमें है दोस्तों साथियों? ये है भूतकाल में, यानी पास्ट सिंपल में है, ये पास्ट टेंस है इसमें। और भूतकाल के साधारण वाक्यों में प्रश्नवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? डिड का ये प्रयोग किया जाता है। और मुख्य क्रिया को उसके मूल रूप में गो, है ना, मूल रूप कौन सा हो गया दोस्तों? इस इवेंट का क्या हो गया? गो हो गया। तो इसको यहाँ पर लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ सेंटेंस? देखिए सेंटेंस है, राखी विल से ही हैज स्लेप्ट। राखी विल से ही हैज स्लेप्ट। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए तो इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राखी विल से दैट ही हैज स्लेप्ट। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन क्यों आया है ना? सही क्यों है ये ऑप्शन? तो इसमें देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है भविष्य काल में, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है जो भविष्य काल में है, यानी फ्यूचर टेंस में है। तो विल से क्या दोस्तों? विल से यानी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो ये आया है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। रिपोर्टिंग जो स्पीच है तो इसमें इसके जो वर्ब में कोई सा भी चेंज नहीं होगा, इसमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या आया है? तो विल और से, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस आया है। तो इसमें इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इंग्लिश टेक्निकल टर्म उधार? उधार को दोस्तों इसका इंग्लिश टेक्निकल टर्म, यानी इंग्लिश का क्या होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्रेडिट। क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो देखिए, आई टुक इट 100 रुपीज, यानी कितने रुपए लिए दोस्तों? 100 रुपीज, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो 63 का सही आंसर होगा। 4 क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। क्यों आएगा दोस्तों 4 इसमें? तो किसी भी वस्तु की जो प्राइस है, मूल्य है, कीमत है, उसको बताने के लिए इसके पूर्व कौन से पूर्व सर्ग यानी प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो इसका यूज होगा दोस्तों 4 का यूज होगा। तो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, सुनील ब्लैंक्स गो जयपुर टू ईयर अगोर, है ना। सुनील 2 साल पहले जयपुर गया था। तो देखिए 2 साल पहले की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो कौन सा टेंस आएगा? तो पास्ट टेंस आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर वेंट है, गो, गोज, गोन, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों क्या है दोस्तों? ये सिंपल, यानी गो फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है दोस्तों। और वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यानी इसका क्या आ गया दोस्तों? इनमें पास्ट टेंस आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ मुझे पानी पीना है? मुझे पानी पीना है, इसका सही ट्रांसलेशन करना है इसका। तो क्या होगा दोस्तों? आई वांट टू ड्रिंक वाटर, यानी मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आई वांट टू ड्रिंक वाटर, यानी मुझे पानी पीना है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज कानून कॉल्ड इन इंग्लिश?
कानून को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉ। क्या कहते हैं दोस्तों? लॉ कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द टेंस रवि इज ए गुड टीचर? रवि इज ए गुड टीचर, इसको एक्सक्लेमेटरी फॉर्म के अंदर इसको सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉट ए गुड टीचर रवि इज। वॉट ए गुड टीचर रवि इज, यानी एक जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है ना, सिंगुलर काउंटेबल, TABL काउंटेबल, सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ में आश्रय या भावनात्मक, है ना, आश्रय या भावनात्मक जो अपनी भावना है उसको व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? वोट ए या एन का यूज करते हैं। क्या दोस्तों? वोट ए या एन का यूज करते हैं, ए या एन का, वोट के साथ में ए एन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दस्तावेज कॉल्ड इन इंग्लिश? दस्तावेजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स कर लेना इसको, डॉक्यूमेंट्स है ना, दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना। तो देखिए वह बहुत ही स्वाभिमानी है, वह बहुत ही स्वाभिमानी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? तो ही इज वेरी सेल्फ रेस्पेक्टिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो ग्रामर के हिसाब से इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसमें तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए, द कैट सेट ऑन द मैट एंड प्यूड हैप्पीली, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज सम एज ए डिटरमाइनर, है ना, सम एज ए डिटरमाइनर, तो करेक्टली यूज बताना इसमें। तो 71 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डू यू हैव सम प्रॉब्लम्स, डू यू हैव सम प्रॉब्लम्स, तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ये सम आया है, सम प्रॉब्लम, है ना, ये सम आया है, तो सम का प्रयोग आमतौर पर सकारात्मक वाक्यों में होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन या बहुवचन गणनीय जो नाउन होते हैं उनके साथ में। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स या समस्या, यानी अनकाउंटेबल नाउन ही है, समस्याओं की हम गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके लिए किसका यूज करता है दोस्तों? सम का यूज करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज टू और विथ। टू और विथ का सेंटेंस में सही यूज बताना है दोस्तों। तो 72 में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी विथ माई फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी विथ माई फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये टू आया है, तो टू दिशा या गंतव्य को इंगित करता है। क्या दोस्तों? ये एक तो दिशा को बताता है या गंतव्य को ये बताता है। जैसे कि गो टू द पार्टी है ना, गो टू द पार्टी है ना, गो टू द पार्टी, तो ये दिशा या को इंगित करता है या गंतव्य को बता रहा है। और इसके साथ में आया है विथ, और विथ साथ होने या साधन को इंगित करता है। क्या दोस्तों? या तो ये साथ होने को या साधन को ये इंगित करता है। जैसे कि विथ माई फ्रेंड्स आया है ना, विथ माई फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए साधन या साथ, यानी किसका साथ है दोस्तों? यहाँ पर इसके दोस्तों का साथ है, तो इसमें साथ या साधन को ये बताता है। और टू किसको बताता है? तो टू या तो दिशा को बताएगा या गंतव्य यानी स्थान को ये बताएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस दैट इज इन द फ्यूचर टेंस। चूज द सेंटेंस दैट इज इन द फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस को इसमें बताना है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, है ना। तो देखिए इसमें फ्यूचर टेंस को ये बता रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंग, आर, हेड। तो इसमें देखिए फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल और सेल होता है, तो इसमें विल और सेल किसी में भी नहीं है, तो इसमें विल आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का सही यूज बताना है, तो इसमें सही यूज किस में है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई सा एन एलिफेंट इन द जू, यानी एन, AEIOU है ना। तो इन जो वोवेल्स है तो इनमें क्या आएगा दोस्तों?
एन आएगा, तो द भी नहीं आएगा, इसमें ए भी नहीं आएगा, है ना, और बिना आर्टिकल्स के आएगा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट डिटरमाइनर यूजेज। तो करेक्ट डिटरमाइनर का यूज किसमें हुआ है, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए, ही हैज मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आया है, तो फ्रेंड्स क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ में क्या आता है दोस्तों, मेनी आता है। क्या दोस्तों, मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन, और ये क्या है दोस्तों, फ्रेंड्स क्या है इसमें, तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन भी है और इसके साथ में प्लूरल नाउन है, तो इसमें मेनी का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को ये इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 213। सत्रावधि में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको होती है दोस्तों, राज्यपाल को होती है, और ये किसके तहत होती है, अनुच्छेद 213 के तहत होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में प्रथम ई मंडल की शुरुआत हुई थी। प्रथम ई मंडल की शुरुआत कौन से जिले से हुई थी, तो ये हुई थी भीलवाड़ा से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देना, तो इसका ये उद्देश्य है। तो ई मंडल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भीलवाड़ा से हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस सूची में आती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस सूची में आती है, तो ये आती है समवर्ती सूची में। कौन से दोस्तों, समवर्ती सूची में ये आती है सार्वजनिक, यानी पीडीएस, है ना, तो किस में आती है, सार्वजनिक सूची में आती है। ये ऐसा विषय है जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सूचना आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में, 18 अप्रैल 2006 को। तो राज्य सूचना आयोग की यह स्थापना हुई थी इस दिन, और राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह गठित हुआ था ना, 2005 के अंतर्गत। कौन सा दोस्तों, राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005, और इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो त्रिस्तरीय, कौन सी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ये किसकी समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर को राजस्थान में किस अधिनियम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। जिला कलेक्टर को, किसको दोस्तों, जिला कलेक्टर को राजस्थान में किस अधिनियम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को आपदा प्रबंधन का मुख्य अधिकारी होता है। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। जो लोकायुक्त है इसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। कितने हैं दोस्तों, 6 वर्ष के लिए। और लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार, कौन सा दोस्तों, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार लोकायुक्त जो नियुक्ति है वो 6 वर्ष के लिए की जाती है, या 65 वर्ष, है ना, 65 वर्ष, दोनों में से जो भी आयु पहले हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में जिला योजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जिला योजना समिति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 243
जेड डी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में से क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में से किसी दो या अधिक सेल्स के योग को जोड़ने का सही फॉर्मूला कौन सा है। तो सही फॉर्मूला बताना है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में सम बराबर सम कोष्टक A1 अनुपात A5 कोष्टक बंद यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो को शुरू करने के लिए एमएस पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्ट कुंजी होती है। कौन सी शॉर्ट कुंजी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी F5। कौन सी दोस्तों F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ी किसी वेबसाइट का पता कहलाता है। इंटरनेट से जुड़ी किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेब एड्रेस। क्या कौन सा होगा दोस्तों वेब एड्रेस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों स्कैनर नहीं है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में ऑटोफिल का प्रयोग होता है। ऑटोफिल का प्रयोग किस में होता है दोस्तों। तो एक ही फॉर्मूला कई सेल्स लगाने के लिए यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यानी मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है। तो पिट्यूटरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस अधातु का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है वह किसका मात्रक है। तो यह है दूरी का। कौन सा दोस्तों दूरी का यह मात्रक है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यौगिक त्वचा रोग एक्जिमा का उपचार करने में उपयोगी है। कौन सा यौगिक त्वचा रोग एक्जिमा का उपचार करने में उपयोगी है। तो 94 का सही आंसर है दोस्तों जिंक ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस प्रणाली को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। मानव शरीर की कौन सी प्रणाली को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र। कौन सा दोस्तों तंत्रिका तंत्र यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ के पोर्शन से है। देखिए दोस्तों संख्याएं 24 और 36 का महत्व समावर्तीय और 60 और 84 का लघुत्तम समावर्तीय का योग क्या है। 24 और 26 का महत्व समावर्तीय और 60 और 84 का लघुत्तम समावर्तीय का योग बताना है। तो देखिए तो इन दोनों ही 24 और 36 का महत्व समावर्तीय क्या होगा दोस्तों 12 हो जाएगा और 60 और 84 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 420 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 420 हो जाएगा और इन दोनों का योग क्या होगा दोस्तों 432 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों 1000 ग्राम और तोलता कितना वो 900 ग्राम। तो यदि उसको कितना का प्रॉफिट हुआ 100 का प्रॉफिट हो गया कितने पर 900 ग्राम पर यानी 900 ग्राम और उसका लाभ प्रतिशत याद करना यानी 100 ग्राम का इसको प्रॉफिट हो गया था बट 100 बराबर 20 से 20 गए 9 को भाग दिया इसमें 100 के अंदर तो क्या आएगा दोस्तों 11.11 क्या आएगा तो 11.11। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने 18,000 को 10 महीने के लिए, बी ने 15,000 को 8 महीने के लिए, सी ने 12,000 को पूरे साल के लिए लगाया। कुल लाभ 14,400 को हुआ तो सी का प्रॉफिट कितना मिलेगा है ना। तो देखिए दोस्तों ए का 18,000 को लगाया तो इसने 10 महीने के लिए यानी 1,80,000 इसके हो गए 1,80,000। बी ने लगाए थे 15,000 लगाए थे 8 महीने के लिए तो 1,20,000 इसके हो गए और सी ने लगाए थे 12,000 12 महीने के लिए तो 1,44,000 इसके हो गए। ठीक है दोस्तों अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 0 0 0 4 4 4 यानी 4,44,000 हो गए है ना। अब किसका ज्ञात करना है सी का अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए कितना का प्रॉफिट कितना लगाए टोटल इनकम टोटल निवेश किया था 4,44,000 का और प्रॉफिट हो गया था 1,44,000 का और सी का टोटल कितना इन्वेस्ट था 12 महीने के लिए कितने हो गए 12 महीने में 12 महीने के लिए लगाया तो देखिए ये हो गए तो 3 0 से 3 0 गए और 444 से
और ये है, तो इनको जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ गया 4670, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पहली 6 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यानी ये पहली 6 अभाज्य संख्याएं दे रखी है, तो इनके वर्गों का औसत, यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का, 11 का, 13, इन सब का वर्ग। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 55 25, 7 7 49, 11 को 11 से गुणा किया 121, और 13 को 13 से गुणा किया तो 169। तो ये इसका वर्ग आ गया है। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितने आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 377। और 377 में 6 का भाग देंगे तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, 6 का 36, फिर 1, 6 दूनी 12, 12 पीछे बढ़िए 5, और 6 7 42, 6 8 48, है ना। तो कितने आ गया मोटा मोटी, तो ये आ जाएगा 62 पॉइंट। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1500 रुपये होता है, तो उस राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा। यानी 1500 ब्याज मिल गया, ब्याज ये मिल गया, और मूलधन पता नहीं है, दर 5% और 3 बराबर, ये इसको गुणा किया तो ये आ गया 1,50,000 हो गया, 5 दिए 15 हो गया, 15 का भाग दे देंगे तो 15 कम 15, तो ये क्या हो गया दोस्तों 10,000। तो मूलधन कितना हो गया 10,000 हो गया। और अब अपन को क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 10,000 ये हो गया, 1 प्लस दर है 5/100 की घात कितनी है, टाइम 3 वर्ष का है। तो इस कोष्टक को अपन पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसमें जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1.1025 यानी 1.1025 इसका ये सॉल्यूशन हुआ। अब 10,000 को इससे गुणा करेंगे, जो 4 जीरो से ये पॉइंट हट गया, तो 11,025 आ गए। 11,025 ये आ गए मिश्र धन। इसमें से 10,000 अपन ने माइनस कर लिया तो क्या हो गया दोस्तों 1,025। कितने आ गए दोस्तों 1,025। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 1,025 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराने की वस्तुओं की कीमतों में 25% की वृद्धि हो जाती है, खर्च समान रहता है, खपत और प्रारंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। यानी इसमें बोला गया है कि जो खपत किसी किराने की वस्तु की कीमतों में 25% की वृद्धि हो जाती है ना। पहले तो कितनी थी, पहले मान सकते हैं प्रारंभिक कीमत 100 रुपये थी, ठीक है दोस्तों। अब कीमत कितनी हो गई दोस्तों 125 हो गई है। अब पुरानी खपत कितनी है 100 है, और नई खपत 125 हो गई है, ठीक है। अब देखिए पुरानी इंटू पुरानी खपत बराबर 125 इंटू नई खपत। अब क्या करोगे दोस्तों, इसमें हो जाएगी नई खपत बटा पुरानी खपत, है ना, और ये 125 के नीचे चले जाएंगे। अब 25 चौक 100, 55 25, तो ये देखिए ये अनुपात आ गया 4:5। क्या आ गया दोस्तों, नई खपत कितने की है 4:, नई खपत अनुपात पुरानी खपत, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4:5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3,000 की राशि को A/B क्रमशः 3 महीने के लिए और 6 महीने के लिए निवेश किया जाता है। यानी 30,000 की जो राशि है वो ए और बी क्रमशः 3 महीने और 6 महीने के लिए निवेश करते हैं। ए ने 5,000 और बी ने अक्स निवेश किया, तो इसका लाभ बताना है, लाभ समान है, तो अक्स का मान क्या होगा। तो देखिए 30,000 की राशि को ए और बी ने क्रमशः 3 महीने के लिए निवेश करते हैं। तो ए ने 5,000 का निवेश किया है ना, कितने का, ए ने किया था 5,000 का, 5,000 कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, तो ये हो गए 15,000। और बी ने, इसकी राशि हमें बताई नहीं गई है, कितने महीने के लिए किया था इसने 6 महीनों के लिए, तो इसकी राशि क्या हो जाएगी दोस्तों 6x, 6 महीने के लिए। अब कितनी राशि हो गई है, ये होगी 30,000 रुपये। कितने दोस्तों 30,000 रुपये की ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। लाभ समान है, इनका लाभ क्या है दोस्तों समान है, कितना है लाभ इनका समान है, तो 15,000 ये वाली राशि 15,000 बराबर 6x, तो इनका लाभ समान है, तो x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 15,000 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12,
फिर 3 56 30, तो 2500 x बराबर क्या आ गया दोस्तों 2500 आ गए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया। तो x का मान, x निवेश किया तो x का मान क्या आ गया दोस्तों 2500 आ गया। वापस देखिए दोस्तों, ए की राशि है 5000, 3 महीने के लिए निवेश किया तो 15000 हो गए। बी की राशि x है और इसमें 6 महीने के लिए निवेश किया इसने तो 6x हो गए। तो इन दोनों का क्या प्रॉफिट समान है, तो ये दोनों को प्रॉफिट समान बराबर, तो x बराबर किया तो 6 का भाग इनमें दिया तो क्या आएगा 2500 आ गए। तो 2500 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 3 दिन में कार्य किया तो ए ने फिर छोड़ दिया, शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। ए की जो एक दिन की जो क्षमता है उसके हिसाब से कितने 1/12, ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई क्षमता 1/12, और बी की कितनी हो गई दोस्तों एक दिन की क्षमता के अनुसार 1/18। अब दोनों ने मिलकर जब कार्य किया तो दोनों को लघुत्तम आया 36, 12 का भाग दिया 36 में 3 आया, 3 को 1 से गुणा किया, प्लस 18 का भाग दिया 36 में 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया, फिर 5/36। ये दोनों ने काम किया था, मान के चलिए दोनों ने एक काम किया था। अब दोनों ने ये काम किया था, ठीक है दोस्तों, 3 दिन मिलकर के इन्होंने काम किया। कितने दिन किया दोस्तों 3 दिन, तो 3 × 5/36 तो 15/36 हो गए। तो ये 3 दिन कार्य किया इन्होंने। अब शेष कार्य है ना, क्योंकि बीच में ए छोड़ के चला गया तो 15/36/1 36, और 36 में से 15 गए, कितने रहे दोस्तों, तो 15 दूना 30, और 30 और 6 21 हो जाएंगे, 21/36 कितना दोस्तों 21/36। 3 का भाग दिया तो 7 बार गया, ये 12 बार गया, यानी 7/12 काम अभी भी क्या है बाकी है। अब बी अकेला यदि इस काम को करता है, बी अकेला इस काम को करता है, और वैसे कितने दिनों में करता है, ये 1/18 दिन में करता है, इसकी क्षमता यही है। तो इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो तो 12, ठीक है दोस्तों। फिर 6 × 18 6 दूनी 12, 7 या 21/2 21/2 आया है, और इसमें 21 में भाग देंगे तो 10.5 10.5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा से मिस्टेक हो रही है दोस्तों, तो ऑप्शन सुधार करना है इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको कर लेते हैं 10.5, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाहन एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर है, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर की चाल से चले तो वे कितने घंटे में मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें जो इनकी मिलने की गति है तो 60 और 40 कितने हो गए दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई इसकी मिलने की गति। और अब कितना समय लगेगा इनको, तो समय के लिए क्या सूत्र दोस्तों, दूरी बटा गति। दूरी कितनी है 240 किलोमीटर है, और इनकी चाल या गति कितनी है दोस्तों 100 किलोमीटर है, तो कितने घंटे मिलेंगे दोस्तों 2.4 घंटे में, है ना, मोटा मोटी 2.4 घंटे हो गए इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का लसागु निकालिए 2.5 1.5 3 और 0.6। तो देखिए दोस्तों इनका जो एलसीएम निकालने के लिए इन सबके क्या है हरों को समान करना है। तो 2.5 का हर हो जाएगा 5/2, और 1.5 का हो जाएगा 3/2, और 3 का तो इसका तो है ही है, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 3/5। तो अब ऊपर वाले का क्या करना है एलसीएम निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है। तो 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा 15 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 15 आ जाएगा, और 2 2 1 5 का इनका एलसीएम आएगा 1, कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 15। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 35 पारी में 40 के औसत से रन बनाए, अगली पारी में 120 रन बनाता है तो नया औसत क्या होगा। तो इसका नया औसत देखना है। तो देखिए 35 पारी में कितने रन 40 की औसत से, तो 100 कितने हो जाएंगे 140 यानी 1400 रन हो गए। और दूसरी पारी के अंदर 1400 रन तो है ही है अगली पारी में, है ना, और 120 ये
तो कितने हो गए 1520। पारी कितने हो गए 35 पारी है, एक पारी है 36 पारी में, तो 1520 में 36 का भाग दिया तो कितने बार गया 42.22। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम और सुरेश का निवेश का अनुपात 1:2:3 है और अवधि कितनी है 4:5:6 के अनुपात में है। एक को लाभ हुआ कितना हुआ ये 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है, तो सुरेश को कितना लाभ हुआ। तो इसमें देखिए राम का निवेश यानी राम का निवेश अनुपात देखिए इसका 1 और कितने महीनों के लिए 4 महीनों के अनुपात में, तो 1 × 4 = 4। श्याम का देखिए दोस्तों 2 × 5 = 5 दूनी 10 और सुरेश का देखिए 3 × 6 = 18। तो ये हो गए। अब इन सबको अपन क्या कर लेते हैं 4:10:18 यह कुल अनुपात आ गया। अब राम को 4 हिस्सों में है ना, किसका लाभ दिया गया राम का दिया गया यानी 4 हिस्सों में, तो कितना इसका 2 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है। तो 2 लाख में अब देखिए अपन 4 का भाग, तो कितना आ गया 50,000। क्या आ गया दोस्तों ये आ गया 50,000 इसका हिस्सा आ गया, एक हिस्सा आ गया। सुरेश को 18 हिस्से मिलते हैं, कितने हिस्से दोस्तों सुरेश को 18 हिस्से मिलते हैं, तो 50 को 18 से गुणा कर लेंगे, 50 को 18 से गुणा कर लेंगे 90 कितने हो गए दोस्तों 18 पानी 90, तो ये 90,000 रुपये इसका प्रॉफिट आ गया। 18 पानी 90 0,0,0,0,4 जीरो तो ऑलरेडी है और 18 पानी 90 यानी 9 लाख रुपये। कितना दोस्तों 9 लाख रुपये इसका प्रॉफिट आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 3 विषम संख्याओं का औसत 87 है। 3 विषम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 87 है। यदि उनमें से 2 संख्या 83 और 89 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। 3 विषम संख्याओं का औसत है 87, तो और उनमें से 2 संख्या 83 और 79 है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, औसत देखिए 87 है ही है और 87 × 3, तो ये क्या हो जाएगा कुल योग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 361, 7 21 2 8 24 25 26 261 हो गए। तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या तो 261 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों इन दोनों का योग, इन दोनों का योग ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 172 हो जाएगा। 261 में से माइनस गए तो ये हो गए 89, कितना दोस्तों 89, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक राशि को 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर रखा, यदि ब्याज 960 है तो मूलधन कितना होगा। तो देखिए ब्याज कितना है 960 × 100 बटा 4 वर्ष और 6%, तो 6 को 24 और ये चले जाएगा 4 बार 40 बार हो गया, तो इसमें 4000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 संख्याएं 60 और 90 है, उनका महत्व समावर्तीय क्या होगा। तो महत्व समावर्तीय को अलग अलग निकालेंगे, तो देखिए 30 15 3 का और ये 5 का, फिर इसमें 90 में 2 का जाएगा 45 बार, 3 का गया 15 बार और फिर जाएगा 3 का 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो देखिए इनमें से 2 ये 2 कॉमन आ गए, फिर ये 3 कॉमन आ गए, ये 5 कॉमन आ गए, तो 2 3 6 56 30, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के सामने शेयर करना ना भूलें। और किसके कितने इस मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही मॉडल पेपर में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।